सॉइल्स ऑफ इंडिया में एक कदम और आगे बढ़ेंगे और हम आज जब हमने कल सारे फैक्टर्स डिस्कस कर लिए, सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिए, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल करेंगे। कितने प्रकार की मिट्टियाँ भारत में पाई जाती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, और इसके माध्यम से और भी बातें क्लियर हो जाएंगी। सॉइल के लिए जितने इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट चाहे वो कंसेप्चुअल रहें फॉर द पर्पज़ ऑफ द सब्जेक्टिव रिटन क्वेश्चन, फॉर द पर्पज़ ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, हर वे में हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे इसको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रखने की, जैसा हमने कल के लेक्चर में रखा भी। आज का लेक्चर एंड होने के बाद हम इस चीज़ तक कंक्लूड कर जाएंगे कि अब सॉइल से जुड़ी हुई बहुत सी प्रॉब्लम्स भी हैं। जब उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने की तरफ आएंगे, प्रॉब्लम एंड द सोल्यूशन, हम लिटरली एक नए जोन में एंटर हो जाएंगे दैट इज़ वेरी मच कंटेम्प्रेरी द करेंट एरा। इसमें पता लगा लेंगे कि इतनी रेगुलर डोजेज ऑफ द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम देने के बावजूद भी क्यों नहीं मिट्टी उपजाऊ हो पा रही, क्यों यील्ड नहीं बढ़ रही, बिकॉज देयर इज़ अ लैक ऑफ द बोरोन, द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये सारे लेटेस्ट कंसेप्ट आपको हम कराएंगे डेप्थ में। और ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपने इसे किताब में सीमित कर दिया। इसके आने वाले चैप्टर्स को जब आप खोलना शुरू करेंगे, ये अपने आप में एक पूरे के पूरे सिलेबस को ही वाइंड अप करके चल रहा है। बिकॉज सबसे डाइवर्सिफाइड टॉपिक्स अगर आपको कहीं से मिलते हैं, एक ह्यूमन इकोनॉमिक जोग्राफी, सोशल जोग्राफी, पॉपुलेशन जोग्राफी, पॉलिटिकल जोग्राफी, इकोनॉमी, इकोलॉजी, यहीं से मिलते हैं और यही हैं जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं। इस वजह से इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। ओके, हम वो हमारी कारगुजारी है कि हम उसे किस लेवल तक ले जा सकते हैं। वो प्रयास हमें करने हैं कि हम बुक के चैप्टर में सीमित रहें, हम उसे बहुत आगे ले जाएं। उसी दिशा में सॉइल की टाइप्स में समझते हैं चीज़ों को। देखिए, भारत में शुरू से ही मिट्टी का प्रयोग होता चला आ रहा है, और अगर आप एंशिएंट वे में मिट्टी की डिवीजन को देखें तो दो तरह की सॉइल्स हुआ करती थी, एक उर्वरा और एक ऊसरा। उर्वरा मिट्टी वो मिट्टी है जो फर्टाइल है, जिसकी पैदावार काफ़ी अच्छी है, और ऊसर मिट्टी वो है जो स्टेराइल है, जो उस वे में पैदावार नहीं करती है। तो फर्टाइल एंड स्टेराइल दो मिट्टियाँ हुआ करती थी। समय आगे बढ़ा, 16th सेंचुरी का समय आया। आपने कलर के बेसिस पे, टेक्सचर के बेसिस पे, नेचर के बेसिस पे सॉइल की नेचर कैसी है, अम्लीय है, एसिडिक है, सोर है, या फिर एल्कलाइन है, स्वीट है, क्षारीय है, इस बेसिस पे आपने अम्लीय, क्षारीय, एसिडिक और एल्कलाइन और एसिडिक, इस तरह से आपने डिवाइड कर दिया। आगे बढ़े, समय आगे बढ़ा, रशियन साइंटिस्ट, रशियन ज्योग्राफर्स ने बड़े लेवल पर प्रयास किया कि किस तरह से मिट्टियों के बारे में स्टडी की जाए। कुडोशियो एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, कुडोशियो, जिनके द्वारा सभी डिफरेंट नेम्स जो आज की डेट में आप स्टडी करते हैं, चेस्टनट है, चेरनोजम है, लेटराइट, लेटोसॉल है, पॉटजोल है, मेजॉरली ये रशियन वर्ड हैं। उन्होंने इस तरह से एंटीसॉल, अल्टीसॉल, सभी तरह की सॉइल्स को एक्सप्लेन किया। समय आगे बढ़ा, अमेरिकन ज्योग्राफर्स ने काम किया। अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर ने इस पर शोध किए। पर्सनैलिटी ग्लिंका हुआ करते थे, उन्होंने जस्ट सिंप्लीफाई कर दिया रशियन कंसेप्ट्स को, तो ये तेज़ी से आगे एज अ पायनियर कंसिडर हुए। समय आगे बढ़ा, भारत में प्रयास हुए, और भारत के लेवल पर 1953 में सॉइल सर्वे कमेटी, जैसे भारत में फॉरेस्ट सर्वे होता है, सॉइल सर्वे कमेटी का गठन होता है, ये अपने लेवल पर कामकाज करती है। फिर 1956 में नेशनल ब्यूरो ऑफ द सॉइल सर्वे एंड द लैंड यूज प्लानिंग, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के द्वारा सॉइल की क्लासिफिकेशन की गई। और ये नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग किसके अंडर आ जाता है, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बेस्ड न्यू दिल्ली। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अधीन आकर के ये काम करता रहा। इसने नेचर एंड कैरेक्टर के बेसिस पर, सॉइल के नेचर एंड कैरेक्टर के बेसिस पर यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की ही सॉइल्स को एक तरह से भारत की सॉइल्स के तौर पे डिमार्केट करने का काम किया। फिर हमने जनरलाइज सेंस में ऑन द बेसिस ऑफ द कलर, on the basis of the genesis,
on the basis of the texture, character, nature, लोकेशन, इन सारे ग्राउंड के बेसिस पर हमने लगभग 8 टाइप ऑफ मेजर सॉइल्स, बड़े बड़े 8 प्रकार, छोटे छोटे प्रकार की और भी मिट्टियाँ रहेंगी, इन्हीं में वेरिएशन आएगी, लेकिन 8 टाइप की मेजर सॉइल्स हमने डिमार्केट की और उन 8 मेजर सॉइल्स को आज हम स्टडी करना चाहेंगे। इन 8 मेजर सॉइल्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली सॉइल जो आ जाती है दैट इज़ एलुवियल सॉइल। देखिए एलुवियल सॉइल की अगर हम बात करें तो एलुवियल मतलब वर्ड कहाँ से आता है, लैटिन और ग्रीक भाषा का शब्द है, यानी कि एलुविया। एलुविया का मतलब रहता है कि कोई भी चीज़ जो वाश आउट हो गई है इन रिस्पॉन्स टू या इन अपोज टू वाटर, विंड, मैकेनिकल एक्शन, एनीथिंग, चीज़ वाश आउट हो गई, एक जगह से मटेरियल जो है वो वेदर हुआ है, मतलब मटेरियल की ब्रेकिंग हुई है, वेदरिंग, ब्रेक डाउन ऑफ द मटेरियल हुआ है, फिर उसकी वजह से वहाँ पे डेब्रिस क्रिएट हुआ है, मलबा, और वो डेब्रिस फ्लो कर गया है एयर के इम्पैक्ट में, वाटर के इम्पैक्ट में, और फ्लो करने के बाद किसी एक पर्टिकुलर जगह पे डिपॉजिट हुआ है, और डिपॉजिट होने की वजह से ये सेडिमेंट्स एक जगह पे एक्यूमुलेट हो गए हैं, और फिर धीरे धीरे जब इनकी सेडिमेंटेशन हो जाती है, सीमेंटिंग, तो सीमेंटिंग के बाद ये सेडिमेंटेशन जब हो गई है, नाउ इट इज़ कॉल्ड एलुवियम। एलुविया से एलुवियम तक का ये सारा सफ़र जिसमें पहले वेदरिंग आ जाएगी, तो मतलब कि डेनुडेशन हो जाएगा, मटेरियल टूटेगा, डेब्रिस आगे फ्लो करेगा, आगे चलेगा, इट इज़ अ काइंड ऑफ ब्रेकिंग एंड द सेटलमेंट ऑफ द एक्यूमुलेशन प्रोसेस, इरोजन भी हो रहा है, सेटलमेंट भी हो रहा है, तो ये सारा वर्ड यहीं से आता है, एलुवियल। ओके, तो एलुवियल सॉइल पाई जाती है, यहीं से फिर बहुत सारी चीज़ें जस्टिफाई हो जाएंगी। वो कैसे जस्टिफाई होगी, जब भी हम रॉक्स के सॉइल्स के बारे में स्टडी करेंगे आपको उसे डिफरेंट हेडिंग में स्टडी करना है, वो बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी हेडिंग में आप उसे स्टडी कर सकते हैं? पहला हेडिंग उसका क्या रहेगा कि इसका पेरेंट रॉक सिस्टम क्या है, पेरेंट रॉक सिस्टम। चलिए हम 2 तरह की सॉइल्स को कंसिडर करते हैं। 2 तरह की सॉइल्स कौन सी हैं? एक तो ब्लैक सॉइल है और दूसरी एलुवियल सॉइल है। ब्लैक सॉइल एंड एलुवियल सॉइल। जो ब्लैक सॉइल है इसका जो पेरेंट मटेरियल है जहाँ से ये डिराइव होती है वो है बसाल्ट रॉक्स, और जो एलुवियल सॉइल है इसका जो मटेरियल है, पेरेंट मटेरियल है, वो एक तरह का है सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द हिमालयाज। सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ हिमालयाज। कल का लेक्चर जरूर सुनिए अगर आज का लेक्चर बेटर वे में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो। सॉइल लेक्चर नंबर 34 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द हिमालयाज। अब होगा क्या, जो ब्लैक सॉइल है ये बसाल्ट से बनी है, मतलब अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया का ये डेक्कन प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, काठियावाड़ प्लेट्यू रीजन, यहाँ पर आपको बड़े लेवल पर बसाल्ट एक्यूमुलेशन मिलता है, मतलब लावा का एक्यूमुलेशन मिलता है, लावा एक्यूमुलेटेड है वहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ बसाल्ट। अब ये वहीं से वेदरिंग प्रोसेस होने की वजह से वहीं टूट के वहीं पड़ी हुई है मिट्टी, मतलब अंडरलाइंग रॉक्स का डिकम्पोजिशन हुआ, वेदरिंग हुआ, और वहाँ पर जो सैंड के, सिल्ट के या क्ले के ग्रेन्स क्रिएट हुए हैं वही एक तरह के ब्लैक सॉइल बने हुए हैं। मतलब बनने का प्रोसेस वहीं ऑन पर्टिकुलर होम लोकेशन जहाँ पे सॉइल है वहीं पे हुआ है, तो इट इज़ इन सीटस, मतलब कि इन सीतू, ये इन सीतू सॉइल है। लेकिन एलुवियल सॉइल की बात अगर आप करें तो हिमालय पर्वत कहीं और लोकेशन पे है और सॉइल कहीं और एक्यूमुलेटेड है गंगा के मैदान में, और गंगा के मैदान में एक्यूमुलेटेड होने की वजह से ये ब्रेकडाउन, इनका वेदरिंग कहीं पे हुई है, वहाँ से वेदरिंग ब्रेकडाउन होने के बाद इसका लोकेशन हुआ है और ट्रांसलोकेशनल एरिया में ये कहीं और जाकर के डिपॉजिट हुई है, तो इट इज़ एक्स सीटस। एक्स सीटस माने कि एक्स सीतू है, ये उस जगह पे जहाँ पे पाई जा रही है
वहीं के अंडरलाइंग रॉक्स के डिकम्पोजिशन से नहीं बनी है, ये कहीं और से ट्रांसपोर्ट होकर के आई है। तो दैट्स वाई इट इज़ अ काइंड ऑफ डिपोजिशनल रॉक। ये डिपोजिशनल रॉक है और ये एक तरह की डिकम्पोजिशनल रॉक है, सॉइल है। ये डिकम्पोजिशनल, ये सारे वर्ड आपको पैराग्राफ में आएंगे सॉइल के अंदर, तो अगर वो लॉजिकली पहले ही जस्टिफाइड हो जाएंगे तो फिर सॉइल का पैराग्राफ तो आप खुद ही बना लोगे ना। तो ये डिकम्पोजिशनल है एक तरह की और ये डिपोजिशनल है, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर एरिया में बसाल्ट है, उसका डिकम्पोजिशन हुआ, उसी की लोकेशन में तो ब्लैक सॉइल बनी है। तो इसने धीरे धीरे जो अंडरलाइन पेरेंट रॉक है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता जा रहा है, तो एक अपना जोन क्रिएट किया है पूरा का पूरा। तो दिस सॉइल इज कॉल्ड द जोनल सॉइल, इन्हें जोनल सॉइल्स कहते हैं। लेकिन जो एलुवियल सॉइल है, जैसे सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम हिमालय का है, उसका डिपोजिशन वो ब्रेक डाउन हुआ, फिर आकर के गंगा के मैदानों में डिपॉजिट हुआ, तो आपको एलुवियल सॉइल मिली है। तो ये उस पर्टिकुलर एरिया में अपना एक जोन क्रिएट नहीं कर रही है जहाँ पे इसके पेरेंट रॉक है, ये उस एरिया से किसी और एरिया में जाकर के अपने आप को सेटल कर रही है। तो इट इज़ ए जोनल, इट इज़ ए जोनल सॉइल, इट इज़ नॉट जोनल, इट इज़ ए जोनल। तो ये एक इसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा, जो ब्लैक सॉइल है बसाल्ट रॉक से बनी है, और अल्टीमेट एस्पेक्ट ये है कि वहीं पर कहीं पर इसका मूवमेंट नहीं हुआ, कहीं पे लोकेशन ट्रांस नहीं हुई इसकी, एक जगह से टूट के जगह किसी दूसरी जगह पर इसका डिपोजिशन नहीं हुआ। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ इन द स्टैटिक स्टेटस, इट इज़ वेरी सेडेंट्री, इट इज़ वेरी सेडेंट्री। तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी स्टैटिक, वेरी प्राइमरी। तो इन रॉक्स को, इन सॉइल्स को हम सेडेंट्री कहते हैं, सेडेंट्री रॉक्स, सेडेंट्री सॉइल्स। और जो डिपोजिशनल वर्क के थ्रू है, एवरी ईयर यू आर गेटिंग न्यू एंड न्यू एलुवियम, न्यू एंड न्यू खादर, इट इज़ वेरी डायनेमिक। तो इट इज़ वेरी डायनेमिक, न्यूअर, यंगर, यू कैन से एनीथिंग, इट इज़ नॉट सेडेंट्री। लेकिन पेनिनसुलर इंडिया जो है वो बहुत पुराना है, बसाल्ट रॉक्स आर वेरी ओल्ड, और डिकम्पोजिशन के माध्यम से जो रॉक्स हैं वो बनी, वहाँ पे सॉइल्स जो है वो बनी है। इसकी वजह से कंसेप्ट क्या हो जाएगा कि ये सॉइल्स ओल्ड होती हैं, और ये जो पर्टिकुलर एलुवियल सॉइल है ये सॉइल न्यू होगी। तो ये जो पेनिनसुलर रीजन की सॉइल्स रहेंगी, ओल्ड सॉइल्स रहेंगी मोस्टली, ये मैच्योर रहेंगी, क्योंकि लॉन्ग टाइम बीत चुका है इनको, मैच्योर रॉक्स होंगी। लेकिन ये जो गंगा के मैदान की सॉइल्स हैं, एलुवियल सॉइल हैं, ये इमैच्योर रहेंगी, इमैच्योर रहेंगी। जो पेनिनसुलर रिवर की जो पेनिनसुलर रीजन की जो सॉइल्स हैं, ये मोस्टली इनका जो प्रोफाइल रहेगा थिक रहेगा, वेल डेवलप्ड रहेगा, प्रोफाइल वेल डेवलप्ड रहेगा। और जो इनका प्रोफाइल है, जो गंगा के मैदान की नदियाँ हैं, प्रोफाइल वीक रहेगा। आई बात समझ में? तो हमने कंपैरेटिव एनालिसिस कर लिया कि पेनिनसुलर रीजन की सॉइल्स, जिसमें बसाल्ट को पेरेंट रॉक को टारगेट करके हमने ब्लैक सॉइल को समझा। इसी के कंपैरेटिवली, इस पेनिनसुलर रीजन के कंपैरेटिवली हमने जो स्टडी का केस उठाया, हमने एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन को उठाया, यानी कि हमने हिमालय से आने वाली मिट्टियों को समझा, जिसमें एलुवियल सॉइल को हमने केस स्टडी के तौर पर लिया, और ये सारे डिफरेंसेस हमारे सामने निकल करके आते हैं पेनिनसुलर एंड एक्स्ट्रा पेनिनसुलर सॉइल्स में। बस ये आपको फॉलो करना है, फिर आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो जब हम बात करते हैं पेरेंट रॉक के कॉन्टेक्स्ट में एलुवियल सॉइल की, तो ऐसा कहेंगे कि आप ये XC2 है, ये XC2 ए जोनल है, XC2 ए जोनल है। इसी के बेसिस पर अगर हम देखें तो हिमालयाज यंग माउंटेन्स हैं एज़ कम्पेयर टू पेनिनसुला, वहाँ से इरोजन हो रहा है और सॉइल आकर के एक्यूमुलेट हो रही है। इसकी वजह से अभी भी एक्यूमुलेशन का प्रोसेस चल रहा है, और ये प्रोसेस आगे काफ़ी लंबे समय तक चलता रहेगा। यानी कि अभी भी बहुत सारे बोल्डर्स, बहुत सारे कॉबल्स में बदलने बाकी हैं, बहुत सारे कॉबल्स बहुत सारे पेबल्स में बदलने बाकी है, बहुत सारे पेबल्स बहुत सारे ग्रेवल्स में, बहुत सारी ग्रेवल्स आज भी बहुत सारी सैंड में बदलने बाकी हैं।
बहुत सी सैंड बहुत सी सिल्ट में, और सिल्ट अभी भी क्ले में बदलनी बाकी है। तो अभी इसने अपनी प्रॉपर डेप्थ अचीव नहीं की है प्रोफाइल में, तो प्रोफाइल इसका अभी भी वीक है, वीक प्रोफाइल है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इसका ये है कि ये इमेच्योर है, अभी उतना ज़्यादा समय इसको नहीं हुआ है, मेच्योर नहीं है, इट इज़ इमेच्योर, द प्रोफाइल इज़ वीक, ये सब बातें इसके बारे में कही जाती हैं। तो स्टिल इट इज़ वेरी फर्टाइल, वो हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये लॉजिकली कंसेप्ट समझ में आया। ये XE2 एजोनल है, इमेच्योर है और वीक प्रोफाइल रखती है, इसके बारे में ये इम्पोर्टेंट है। सॉइल को डिमार्केट करने के और भी तरीके होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्सचर। अगर आप सॉइल की डिवीजन करना चाहते हैं तो कलर के बेसिस पे तो हुआ, रेड सॉइल, येलो सॉइल, अलग अलग सॉइल होंगी, ब्लैक सॉइल, लेकिन अगर टेक्सचर के बेसिस पर देखें तो साम क्लियरली आता है सैंडी सॉइल, सिल्टी सॉइल, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल, पेबली सॉइल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि सॉइल में ये सारी डिवीजन भी आप देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्सचर। इसके बेसिस पर अगर हम देखें तो एलुवियल सॉइल की भी टेक्सचर के बेसिस पर अलग अलग डिवीजन बनती है। एलुवियल सॉइल की अगर हम बात करें, गंगा के मैदान, पंजाब हरियाणा से लेकर के गंगा के मैदान तक अगर हम जाते हैं, मतलब द वेस्ट बंगाल का कोस्टल एरिया, आपको पंजाब हरियाणा के रीजन में ये ड्रिफ्ट सैंड की तरह मिलेगी, ड्रिफ्टिंग सैंड। ड्रिफ्टिंग सैंड मतलब अभी भी उस सैंड में मूवमेंट है, मतलब अभी उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, ओके, ब्रेकडाउन चालू है। सैंड इज इन ड्रिफ्टिंग नेचर, अभी भी वो टूट करके सिल्ट बनेगी, क्ले बनेगी, तो अभी भी वो एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करेगी। ये सारी ड्रिफ्ट उसमें आज भी, तो ड्रिफ्ट सैंड से जैसे ही मिडल रीजन में जाते हैं, यूपी बिहार के रीजन में जाते हैं, तो यहाँ पर सिल्टी, लोमी, और जैसे ही आप कोस्टल रीजन बंगाल के रीजन में जाएंगे तो यहाँ पे क्लेई। तो इस तरह से एक एलुवियल सॉइल भी फर्दर इस तरह से डिवाइडेड रहती है, ड्रिफ्ट सैंड से सिल्टी, लोमी से क्लेई तक। ये उसके टाइम का खेल है सॉइल में, जहाँ पर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जरूरी थे, ह्यूमस का कंटेंट, एयर, वाटर, सारा कुछ, उसी के साथ साथ टाइम भी बहुत ज़रूरी था कि टाइम कितना लगा है सॉइल बनने में। टाइम पे डिपेंड करती है मैच्योरिटी, और टाइम पे ही डिपेंड करेगा कि सॉइल में जो इस समय पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सैंड की फॉर्म में, सिल्ट की फॉर्म में, या क्ले की फॉर्म में। और इसी के बेसिस पर फर्टिलिटी का लेवल बदल जाता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं सॉइल की तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट आ जाता है, वो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट आता है जैसे सैंड। और ये जो सैंड है इसके साथ ही सॉइल में एक चीज़ इंड्यूस होती है, दैट इज़ सिलिकेट्स। सिलिकेट्स, ये जो सिलिकेट्स है या जो सिलिका है, इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सैंड। आपको जो सिलिका या सिलिकेट दिख रहा है तो सैंड की फॉर्म में दिख रहा है, इट्स द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सैंड। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं, और एंड सिलिका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिशन, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिशन सिलिका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, and silica is the constituent part of the sand. And another important aspect is the clay. क्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्ले में सिलिकेट्स के होने के साथ साथ बहुत सारे अदर मिनरल्स भी रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब क्ले के साथ जुड़ा रहता है। तो फॉर द पर्पस ऑफ न्यूट्रिशन वी नीड क्ले। तो डेजर्ट सॉइल इसीलिए है, राजस्थान की डेजर्ट सॉइल, उड़ीसा की, तमिलनाडु की डेजर्ट सॉइल इसीलिए है क्योंकि उसमें 90 से 95% सैंड का प्रपोर्शन है और 5 से 10% ही क्ले का प्रपोर्शन है। अगर उसमें क्ले का प्रपोर्शन बढ़ करके 40-50% आ जाता तो फिर वो डेजर्ट ना रह के सॉइल हो जाता, क्योंकि क्ले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर है जो न्यूट्रिशन होल्ड करके रखा हुआ ना अपने साथ, न्यूट्रिशन ही क्ले है करो, ओके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो इसी के बेसिस पर फिर फर्टिलिटी तय हो जाती है, इसी के बेसिस से फर्टिलिटी तय हो जाती है। तो क्ले जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक तो न्यूट्रिशियस है, और सेकेंड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत रखती है, यानी कि ये इम्परमिएबल होती है। पानी पड़ने के बाद रिस्क करके नीचे ना जाने की बजाय पानी कण कण में होल्ड हो जाता है,
रच बस जाना और रिस जाना। वाटर कि आपके पास अलग अलग पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। एक ऑप्शन ये है कि पानी परकोलेट कर जाए, परकोलेशन, ये अलग चीज़ है। लेकिन एक एस्पेक्ट ये है कि पानी इसके अंदर जो कण है इनके साथ ही होल्ड हो जाए। तो अगर इनके साथ पानी होल्ड हो जाता है तो मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी सॉइल की बहुत है। और अगर मॉइस्चर रिटेंशन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत है, इसका क्लियर कट प्रमाण ये है कि सरफेस के ऊपर जितने भी सॉल्यूबल सॉल्ट्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, ये सारे के सारे मिक्स होकर के सॉइल की लोअर हॉरिजॉन्स में नहीं जाएंगे, इससे लीचिंग नहीं होगी और वो सरफेस पे ही अवेलेबल रहेंगे हमें। इससे क्ले सॉइल काफ़ी फर्टाइल हो जाती है। इसका बिल्कुल उल्टा सैंड है तो सैंड में परमेबिलिटी ज़्यादा रहती है, परकोलेशन, क्योंकि कोर्स होती है, सैंड कोर्स है, दाना मोटा रहता है, लेकिन जो क्ले है वो महीन है, बारीक है। आई बात समझ में? तो वो क्ले ही है, ये कोर्स है, वो फाइनेस्ट ग्रेन है, ये कोर्स ग्रेन है। इसकी वजह से पानी परकोलेट कर जाता है, अंदर परमेबिलिटी है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी कम होती है, पोरस कम होती है ये। इसकी वजह से जो सरफेस पे जितने भी अल्कलाइन सॉल्ट्स हैं, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, वो पानी के साथ घुलने की ताकत रखते हैं, घुलनशील है, सॉल्यूबल है, वो घुल करके अंदर चले जाएंगे लीच करके। इसकी वजह से सरफेस के ऊपर न्यूट्रिएंट्स, अल्कलाइन न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, सॉइल जो है वो एसिडिक हो जाती है। ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और कोई भी प्रोडक्शन के लिए आपको सॉइल की जो नेचर है, ना तो ये एसिडिक हो ना ये बेसिक हो, लगभग न्यूट्रलिटी की तरफ रहनी चाहिए। ऑलमोस्ट अगर बेस्ट वे में देखना चाहे तो 6.1 से लेकर के लगभग 7.6, 7.8 तक रहता है। कहीं कहीं पे 5.5 से 7.5 भी बताया हुआ है, कहीं पे 6 to 8 बताया है। तो आप इतना याद रखें, एक्चुअल पॉसिबल रेंज इज़ द ऑलमोस्ट फ्रॉम 5.78 to 6.889। ओके, ये रेंज है, नहीं 5.78 to 7.8, 7.6 ये। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बेसिस पर हम देख पा रहे हैं कि सॉइल एक ही है, एलुवियल, लेकिन उस एलुवियल सॉइल में भी टेक्सचर के बेसिस पर डिफरेंट मटेरियल अवेलेबल है डिफरेंट जगह पे। इसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी में अंतर आ जाता है। और यही कहते हैं कि ईस्ट से वेस्ट तक आते आते सैंड का कंटेंट बढ़ता है, या वेस्ट से ईस्ट जाते जाते सैंड का कंटेंट घटता है। और जैसे जैसे सैंड का कंटेंट बढ़ेगा, रेतीली होती जाएगी मिट्टी, वैसे वैसे फर्टिलिटी डाउन जाती चली जाएगी। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसलिए पंजाब का फार्मर ऑलवेज एंगेज रहता है टिलिंग में। जैसे ही खरीफ की फसल, रबी की फसल जो लगाई होती है सर्दियों में, जब उसे काटता है, जैसे गेहूँ, उसके बाद जब मानसून आना होता है, अप्रैल मिड में काट लेता है, उसके बाद जून में नई बिजाई करता है, जून 15, 20, 30 के अराउंड। ये 2 महीने के लिए खेत खाली रहते हैं, लेकिन आप देखेंगे ट्रैक्टर लेकर के चला ही रहता है खेतों में, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है। खेतों में मैक्सिमम वो चाहता है कि हवा लगे, वो हवा जो उस समय एटमॉस्फेयर में चल रही है, जैसे लू कहते हैं, जो एक तरह के एडवेक्शनल करंट्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंसेस फ्लो कर रहे हैं। इसकी वजह से उसमें जो नाइट्रोजन कंटेंट रहता है वो सॉइल को मिलता रहता है। इसकी वजह से सॉइल का नाइट्रोजन ग्रो होता है। और फिर जब वर्षा का मौसम आएगा तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की भी मार रहती है, कम हो जाती है लेकिन मिनिमम रहती है, 1-2 फ्रीक्वेंसी अभी भी होती है। इसके अलावा अगर देखें तो साउथ वेस्ट मानसून भी आने से पहले कड़कड़ाहट के साथ ही आता है, क्योंकि रेनफॉल वो भी साइक्लोनिक है। और कड़कड़ाहट होगी, बिजली कड़कने से जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो भी ड्यू टू द इंक्रीज्ड टेम्परेचर आपको कन्वर्टेड वर्जन में सॉइल को मिल जाता है। तो इस तरह से बादलों का कड़कड़ाना, लू का चलना, उस लूजन्ड सॉइल को, लूज की हुई सॉइल को अच्छे लेवल पे मिल जाता है। इसलिए पंजाब का फार्मर इन सारी गतिविधियों में लगा रहता है। बातें समझ में आई? तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, एलुवियल सॉइल से कनेक्टेड ये सारी बातें आपको समझना ज़रूरी थी। तो ये है इम्पॉर्टेंट कहानी। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें कि जोग्राफिकली ये कौन से एरिया में मिलती है, जोग्राफिकली ये मोस्टली नॉर्दर्न प्लेन ऑफ द इंडिया में मिलती है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल एंड असम में मिलती है। ऐसा ही नहीं है सिर्फ यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पर ये मोस्टली कंट्रीब्यूटेड बाय द रिवर्स। तो 90 to 95% आपकी कंट्री की जो एलुवियल सॉइल इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द रिवर। दैट्स व्हाई इट इज रिवरन, इट इज रिवरिन एलुवियल। ये रिवरिन एलुवियल है।
लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टाज हैं और वहाँ पर ये नदियाँ भी डेल्टा रीजन में इस एलुवियल सॉइल को अब डिपॉजिट करती हैं, तो वो सारी डेल्टाइक एलुवियल है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो जो ईस्टर्न कोस्ट है भारत का, ईस्टर्न कोस्ट और भारत पे भी कोस्टल रीजन में आपको जो सी विंड्स आ रही हैं, जो सी वेव्स आ रही हैं, ओशियनिक वेव्स बे ऑफ बंगाल की तरफ से, वो सी वेव्स वहाँ पर आने के बाद जो अपने साथ सैंड मटेरियल लेकर के आएंगी, अपने साथ सिल्ट और क्ले मटेरियल लेके आएंगी, बॉर्डर लाइन एरियाज को ब्रेक करने के बाद, उनकी वेदरिंग करने के बाद वो भी ला करके वो मटेरियल जमा कराएंगी। तो वो जमा डिपॉजिटेड मटेरियल इज ऑल्सो काइंड ऑफ एलुवियल मटेरियल, बट इट इज़ कोस्टल एलुवियल, इट इज़ कोस्टल एलुवियल। तो रिवरिन एलुवियल है, डेल्टाइक एलुवियल है, कोस्टल एलुवियल है। तो कई तरह के एलुवियल मटेरियल आपकी कंट्री में है। सारा देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल, असम, फिर एक नैरो कॉरिडोर राजस्थान से होते हुए नैरो कॉरिडोर निकलता है, बहुत ही बारीक धार बनती है और गुजरात में भी ये पाई जाती है। नर्मदा और तापी के जो ट्रफ एरिया है, नर्मदा तापी की वैली में भी पाई जाती है, नदियों के डेल्टा में भी पाई जाती है, कोस्ट रीजन में भी पाई जाती है। सारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ पर ये पाई जाती है। इसके लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पाई जाती है। खोल के रखो पेज। तो ये जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसका अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये कितनी है टोटल, ये 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और ये कितना एरिया इंडिया का कवर कर रही है, 45.6%। तो यानी कि ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट सॉइल है, बाय एंड लार्ज इट इज़ द लार्जेस्ट सॉइल। सबसे बड़े पैमाने पर पाई जाने वाली कोई एक प्रकार की एक मिट्टी या एलुवियल है। आधे से आधा इलाका तो इसीलिए ले लिया ना, बाकी तो फिर कम ही होंगे। और दूसरा ये सबसे इम्पॉर्टेंट सॉइल है, लार्जेस्ट तो है ही है, इम्पॉर्टेंट सॉइल है। इम्पॉर्टेंट क्यों है वो समझा देते हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट क्यों है वो समझा देते हैं। इसकी वजह से इम्पॉर्टेंट को यहाँ साइड पे लिख देते हैं कि भूल ना जाए। इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफिकली समझा आपने, पेरेंट रॉक वाइज समझा, ओरिजिन वाइज समझा। तो ओरिजिन समझ लिया हमने, ज्योग्राफिकली हमने समझ लिया। अब हमें क्या समझना है, केमिकल कॉम्पोजिशन समझना है, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द एलुवियल सॉइल। एक बात तो आप हमेशा याद रखेंगे कि इंडिया में मेजॉरिटी सभी सॉइल्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस में डेफिशिएंट है। इंडियन सॉइल में किसकी डेफिशिएंसी है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस में डेफिशिएंसी है। बस ऑलमोस्ट सभी सॉइल में ये डेफिशिएंसी है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं आपकी ये पर्टिकुलर एलुवियल सॉइल की, तो इसमें डेफिशिएंसी किन किन की है, कौन से न्यूट्रिएंट्स कमी है। तो नाइट्रोजन की कमी है, मतलब नाइट्रोजन जनरली लो लेवल पे पाया जाता है, इट इज़ जनरली लो नाइट्रोजन। दैट्स वाई पंजाब हरियाणा के फार्मर, वेस्टर्न यूपी के फार्मर ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत जब यूरिया के डोजेस देते हैं, अमोनिया के डोजेस देते हैं, इसकी वजह से रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिलता है, पैदावार बढ़ती है। मतलब नाइट्रोजन की नीड है, तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, इट इज़ लो, जनरली लो। सेकेंड एस्पेक्ट, फॉस्फोरस लो है, ह्यूमस का कंटेंट भी लो है। ये लो कंटेंट के बारे में अब जिक्र कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए समझिए तरीके से कि जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस की, तो ये क्या गेम है। आपको किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम चाहिए होता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये ना भी लिखिएगा तो चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम का रूल क्या है, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे, बिल्कुल अंडरस्टैंड करने के लिए। नाइट्रोजन इज इक्वल टू, नाइट्रोजन इज अ काइंड ऑफ द प्रोटीन बेस ऑफ एनीथिंग, प्रोटीन बेस है ये। और प्रोटीन जो होता है वही आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सारे डिफरेंट जो आपकी बॉडी में ग्रोथ प्रोसेस हैं, उनके सिंथेसिस की एक्टिविटी इसी से बिगिनिंग होती है। ओके, अब ऐसे में क्या होगा, नाइट्रोजन
is important for the plants for the purpose of leaf synthesis. लीफ सिंथेसिस, पत्तियों के अंदर जो काम चल रहा है पत्तियों के बनने में, तो पेड़ में पत्तियां ही इंपॉर्टेंट है, और पत्तियों की फॉर्मेशन के लिए यू नीड नाइट्रोजन, और पत्तियां ही हैं जो फिर गैसियस एक्सचेंज करती हैं और उसके माध्यम से पेड़ों का भोजन बनता है फोटोसिंथेसिस से, वरना ये होगा ही नहीं। लीफ सिंथेसिस प्रोसेस नाइट्रोजन पे टिका हुआ है। फॉस्फोरस, रूट डेवलपमेंट प्रोसेस फॉस्फोरस पे टिका हुआ है। रूट डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सॉइल में जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो आप पानी के माध्यम से ही पेड़ के अलग अलग इलाकों तक पहुंचाते हो। इसीलिए आप ज़मीन की इरिगेशन करते हैं कि ज़मीन में जितना न्यूट्रिशन है वो वाटर में मिक्स होकर के, डिज़ोल्व होकर के वो रूट्स के थ्रू प्लांट को मिलना शुरू हो जाए, वरना इरिगेशन करने का लॉजिक क्या है। तो रूट डेवलपमेंट करता है। रूट डेवलपमेंट हो गया तो नेचुरली एक्यूमुलेशन ऑफ द गैदरिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स होगा, और मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर, तो अल्टीमेटली ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो ग्रोथ ऑफ द प्लांट टिकी रहती है किस पे, फॉस्फोरस पे। और अगला पोटेशियम रहता है, तो पोटेशियम इज़ वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लावरिंग। कोई भी आपने गेहूँ लगाया है, चावल लगाया, कुछ भी लगाया, तो यू नीड फूड ना, यू नीड फ्रूट, फूड, फ्लावर, एनीथिंग, वो फ्लावर से बिगिन होता है। तो फ्लावरिंग है जिससे सीड मिलेगी, फ्लावरिंग है जिससे फ्रूट मिलेगा, फ्लावरिंग है जिससे फूड मिलेगा, अदरवाइज आपने वो लगाया ही क्यों। हाँ, वो कुछ अलग प्रोडक्ट आपको चाहिए वो अलग चीज़ है, लेकिन मेन तो फ्लावरिंग के लिए ये होता है। तो ये होने बहुत ज़रूरी है। अब नाइट्रोजन का क्या है कि ये बेसिक न्यूट्रिएंट है, ये बाकी न्यूट्रिएंट को अवेलेबल कराने में हेल्प करता है, ये नाइट्रोजन की खासियत है। यही कम पड़ जाए तो नुकसान हो जाता है। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% वैसे तो नाइट्रोजन है, लेकिन मुद्दे की बात है कि जो प्लांट्स है उसे डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से यूटिलाइज नहीं कर सकते, उसे कन्वर्ट करना पड़ता है आपको इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट। नाइट्राइट में कन्वर्ट करने का काम उन्हें कई सारे प्रोसेस करते हैं। जैसे आप गांठदार फसलें लगाइए, लेगुमिनस क्रॉप्स, दालें, जितनी भी लेगुमिनस क्रॉप्स हैं, जैसे कि मटर है, पीज़, जैसे पल्सेस हैं, सारी पल्सेस के अंदर सारे आ जाएंगे, ग्राम आ जाएंगे, जितने भी चने आ जाएंगे, दालें, सारी पल्सेस हैं, जितनी भी दालें होती हैं। तो ये सारी, इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी ये होती है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इन सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट फिक्स करने का काम कर देते हैं। इसलिए पंजाब हरियाणा के रीजन के लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक तरफ तो जहाँ लैंड को टिल करते हैं, वहीं पर दूसरा ये है कि क्रॉप रोटेशन करते हैं। कोई भी क्रॉप के साथ लेगुमिनस क्रॉप को पहले रोटेट किया करते थे, अब नहीं कर रहे, इसलिए वजह से फर्टिलिटी लूज होती चली जा रही है। तो क्रॉप रोटेशन विद द लेगुमिनस क्रॉप इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। सेकंड, ब्लू ग्रीन एल्गे की ग्रोथ कराई जाती है लैंड में। ब्लू ग्रीन एल्गे, काई की ग्रोथ, ये ब्लू ग्रीन एल्गे में बहुत बड़ी ताकत होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की। दे आर वेरी एक्टिव एजेंट ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस तरह के माध्यम से आप एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल के अंदर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुद्दे की बात यह है कि अगर लेगुमिनस क्रॉप्स उस लेवल पर नहीं रहेंगी, ब्लू ग्रीन एल्गेस की ग्रोथ ही उस लेवल पर नहीं रहेगी, और दूसरा ये जो सॉइल है, इस सॉइल में पेरेंट मटेरियल वहीं से डिराइव नहीं हो रहा, पेरेंट मटेरियल कहीं से आ रहा है। और नाइट्रोजन मिलने का एक सोर्स ये भी हो सकता था कि जो मटेरियल पेड़ों से गिरा है, लिटर गिरे हैं, डेट्रिटस, जो भी पत्ते, फल, सब कुछ, उनकी रूट्स वगैरह गिरी हैं, क्योंकि उनके भी बनने के फॉर्मेशन के दौरान उनकी भी बॉडी में नाइट्रोजन समाया होगा, तो वो नाइट्रोजन वहाँ से मिल जाएगा। ये भी गंगा के मैदान में उस लेवल पे नहीं हो रहा है। इस वजह से नाइट्रोजन की कमी पूरे भारतवर्ष में ही लगभग कम है, ओके, सभी सॉइल्स में। ये इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था, नाइट्रोजन जो चाहिए हमें सारे मेन कामकाज करने के लिए। आई बात क्लियर? इतनी बात समझ में आई? अब आप ये पूछेंगे कि गंगा का मैदान पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल, यहाँ पे पेड़ पौधे तो दिख नहीं रहे, तो ह्यूमस कहाँ से? फिर यहाँ पे तो मैंने कल का लेक्चर दिया था, ध्यान से सुनिए। ह्यूमस का मतलब ये नहीं है कि पेड़ पौधे वहाँ पे गिर रहे हैं। ह्यूमस का मतलब ये है कि पेड़ पौधों से पत्ते, जड़ें, तना, छाल, मरा हुआ जीव जंतु, कुछ भी जो गिरा है, कभी लिटर, कोई लिटर या डेट्रिटस जो भी गिरा है, उसको वहाँ पे अवेलेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट किया है क्या, ह्यूमस में। वो ऑर्गेनिक कंटेंट कहीं पे भी बन रहा है। अब जब एलुवियल सॉइल ही डेपोजिशनल सॉइल है, कहीं से बन के आई है, तो हिमालय में तो बना था ना ह्यूमस, तो वहाँ से फिर वो सॉइल का कंपोनेंट बन के ही आया है गंगा के मैदान में। आई बात समझ में? तो वहाँ पे भी पेड़ होना पर्टिकुलरली लाजमी नहीं है, बिकॉज दिस सॉइल इज एक्स C2 सॉइल, इट इज़ नॉट इन C2 सॉइल। तो जहाँ से सैंड आया है, क्ले आया है, सिल्ट आया, वहाँ से फिर ऑर्गेनिक मैटर भी आ जाएगा, तो वो साथ में ही आया है, लेकिन कम है।
कम है, मात्रा में कम है, तो ह्यूमस का, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का कंटेंट कम है, ठीक है। लेकिन पोटाश का कंटेंट ठीक ठाक है, पोटाश यहाँ पर ठीक ठाक पाई जाती है। पोटाश के पॉट ऐश, पॉट में पौधा, पौधे की ऐश, पोटाश, इस तरह से हम मानते, कभी नाम इसको दिया गया था, नामकरण किया गया था। तो अलग अलग नाइट्रोजन से नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस मिलते हैं, फास्फोरस से, या तो फास्फोरस का जिक्र डायरेक्ट आ जाएगा या फॉस्फेट का आ जाएगा, फास्फोरस या फॉस्फेट का आ जाएगा। पोटेशियम का डिस्कशन या तो पोटेशियम की फॉर्म में आ जाएगा या पोटाश की फॉर्म में आ जाएगा, या पोटेशियम या पोटाश या फास्फोरस या फॉस्फेट या नाइट्रोजन, ऐसा लिखा रहेगा। ओके, तो मुद्दे की बात है कि अब हिमालय के पर्वतों से आ रहा है और पेड़ पौधों से लबालब भरा पूरा इलाका है वहाँ पर, तो पोटैश का एक कंटेंट आपको यहाँ की सॉइल में देखने को मिलता है। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो गंगा की एलुवियल सॉइल है इसमें कमी किसकी है, तो नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, ह्यूमस की कमी है, पोटैश है। ओके, तो आपको जब फर्टिलाइजर डालना है, आपको नाइट्रोजन डालना है, एन डालना है, पी डालना है, के जो है वो लगभग है NP डालना है, अल्टीमेटली NP के, NPK का कॉम्बिनेशन है जो डालना तो चाहिए 4:2:1, लेकिन डाल रहे हैं 8:4:1। यहाँ पे काम खराब हो रहा है, इसको ठीक करना है, इसको ठीक करके देंगे हम लेक्चर में, बताएंगे कैसे ठीक करना है। इतनी बात समझ में आई? yes, तो फार्मर बस कॉम्बिनेशन इसी का बना करके खेतों में जो उर्वरक है यानी कि फर्टिलाइजर को डाल दे रहे, ये आपको समझ आया लॉजिकली? अभी कभी रट्टा तो नहीं मारोगे आप? ये क्लियर हुआ? बात इतनी नहीं है, नाइट्रोजन भी है, कहाँ है समझाएंगे। कोई पूछ रहे, कोई UPSC लेवल पे बात हो जाए तो बात ऐसी करो कि जब बात हो जाए तो फिर बात संभाल लो, ना बात करो मत। ओके, अब अगली कहानी इसकी क्या है, हम केमिकल कॉम्पोजिशन में ही कुछ बताएं, उसके लिए हमें इसको जियोलॉजिकली भी अंडरस्टैंड करना होगा। जियोलॉजिकली, तो जियोलॉजिकली क्या है, देखिए इधर आइए। देखिए रिवर यहाँ पे फ्लो करती है ना, इस चैम्बर में रिवर फ्लो करती है ना, ये रिवर की वैली रहती है, नहीं रिवर का ये ड्रेनेज पैसेज रहता है, ठीक है, यहाँ पे वो फ्लो कर रही है। अब जब वर्षा का मौसम होता है, मानसून सीजन आता है, तो रिवर का फ्लो बढ़ जाता है, और रिवर का फ्लो बढ़ा तो रिवर आ रही माउंटेनियस एरिया से, हिमालय से आ रही, तो अपने साथ सेडिमेंट भी लेकर के ही आ रही है, नेचुरल सी बात है। तो रिवर का फ्लो जब आउटफ्लो हो जाएगी तो रिवर इधर भी फैलेगी और रिवर इधर भी फैल जाएगी इस रीजन में, साथ में सेडिमेंट भी था तो सेडिमेंट भी फैलेगा। लेकिन बाद में मौसम, बरसातें खत्म हो गई है, रिवर का पानी तो वापस आएगा अपनी फिटमेंट की तरफ, अपनी चैनल में फिट होने के लिए, तो रिवर चैनल में फिट हो जाएगी, लेकिन जो सेडिमेंट उसने अपने एक्सेस फ्लो के दौरान यहाँ पे जमा किया था वो तो वापस नहीं आएगा, वो तो वहीं पे जमा रह जाएगा। तो हर साल एक खास तरह का न्यू सेडिमेंट अवेलेबल हो जाता है, जब न्यू सेडिमेंट अवेलेबल हो जाता है जब रिवर में पानी का बहाव बढ़ जाता है। रिवर अपने फ्लड प्लेन, ये रिवर का फ्लूड प्लेन होता है जहाँ तक वो मैक्सिमम बढ़ती है, रिवर अपने फ्लूड प्लेन तक जाती है और फिर वो सारा न्यू सेडिमेंट वहाँ पे डिपॉजिट करती है, और ये न्यू सेडिमेंट पहाड़ों से टूट करके आ रहा है, तो इसमें नई सैंड होगी, इसमें नई सैंड होगी, सैंड की मात्रा ज़्यादा रहेगी, इसमें नया सिल्ट होगा, इसमें नई क्ले होगी, तो नया सैंड, नया सिल्ट, नया क्ले, नया न्यूट्रिशन फिर से, तो इसलिए हर साल रेप्लेनिश हो जाता है न्यूट्रिशन का लेवल, और ये हर साल जो नई सॉइल फॉर्म हो रही है, नई लेयर ऑफ द सॉइल फॉर्म हो रही है, इसको हम कहते हैं खादर। खादर, लेकिन ये जो फ्लूड प्लेन रीजन है, खादर रीजन के साइड में, ये जो नॉर्मल रिवर वैली से फ्लूड प्लेन एरिया से 30 मीटर हाई एरिया, 30 मीटर हाई एरिया, यहाँ तक पानी का बहाव जब बढ़ा था, यहाँ तक पानी तो गया ही नहीं, तो यहाँ पर ओल्ड ओलुवियल ही है, ओल्ड सैंड सिल्ट क्ले ही है, फार्मर उसी को यूज़ कर रहा है, तो उसमें फर्टिलाइजर ऐड कर रहा है, न्यूट्रिशन रेप्लेनिश नहीं हुआ, तो ये ओल्ड एलुवियम है, ये ओल्ड एलुवियम है। ओल्ड एलुवियम का मतलब कि एक तरह से कह लो भंगार, ओल्ड, तो इट इज़ भांगर, इट इज़ भांगड़। तो ये जो है, अगर पंजाब के दोआब आप देखेंगे तो पंजाब के दोआब एक तरह के ओल्ड एलुवियम है, भांगड़ है, मतलब क्यों, क्योंकि जो बेट का इलाका है, जो बेट का इलाका है, खादर का इलाका, वो तो रिवर की विसिनिटी में रहता है, बाकी मेजोरिटी ऑफ द जो
जैसे सतलुज उधर फ्लो कर रही है और ब्यास इधर फ्लो कर रही है, बिस्ट दोआब में आप इस समय जलंधर में, तो ये तो भांगड़ ही है ना, आई बात समझ में। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरह से आपने जियोलॉजिकली देखा न्यू एंड ओल्ड, तो न्यू एंड ओल्ड सॉइल आपको उसी एलुवियल सॉइल में मिल गई। अब इसके थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, इसको डिलीट कर दें, इम्पॉर्टेंट को ना करें, समझाना है ना। तो खादर एंड भांगड़, तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये बात आ जाती है पहले, तो ये भांगड़ का मतलब ओल्ड एलुवियम और खादर का मतलब न्यू एलुवियम। क्लियर है ना आपको ये बात। अब ये न्यू है तो इसका कलर भी जो है वो लाइट रहेगा, तो इट इज ऑफ पेल ब्राउन कलर, पेल ब्राउन कलर। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसमें न्यू सैंड आ जाएगी, न्यू सिल्ट आ जाएगी, और पानी हर साल बह करके आ रहा है तो पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाएंगे, तो इसमें लाइम नोड्यूल्स होंगे तो सही, लेकिन सॉल्यूशन बन जाएगा उसका, डिसॉल्व हो जाएंगे क्योंकि पानी हर साल ही मिल जा रहा है। तो इसलिए उस लेवल पर कंकड़ फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, कंकड़ नहीं हो पाएगी, मिट्टी नरम ही रहेगी, हल नीचे तक चला जाएगा, आप आराम से खेती कर सकते हैं। तो पेल ब्राउन कलर रहेगा, सैंड सिल्ट रहेगा, लाइम नोड्यूल्स होंगे, लेकिन उस लेवल पर कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे, कॉन्क्रेशन नहीं हो पाएगी, इसकी वजह से कंकड़ फॉर्मेशन नहीं होगा, मिट्टी नरम ही रहेगी और मिट्टी फ्राइबल रहेगी। जैसे हाथ में पकड़ेंगे तो गांठ नहीं बनी होगी मिट्टी की, क्लोडिश नहीं होगी, मिट्टी जो है फ्राइबल होगी। हाथ में पकड़ के ऐसे गिराओगे तो कण बाय कण, एक एक कण गिरेगा, इसे कहते हैं फ्राइबल। और ये मिट्टी फ्राइबल बड़ी अच्छी होती है, फ्राइबल मिट्टी होनी चाहिए, आई बात समझ में। तो ये सब आपको खादर में मिल रहा है। लेकिन अगर आप भांगड़ की तरफ आएंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, डार्क, ये डार्क कलर की हो जाएगी क्योंकि पुरानी है मिट्टी, सन के इम्पैक्ट में रह रही है। दूसरा, मिट्टी का कलर किन बातों पे डिपेंड करता है, अगर आप पूरी की पूरी एलुवियल सॉइल की बात करें तो इसका कलर लाइट ग्रे से ऐश ग्रे की तरफ जाता है, कहीं कहीं पर हल्की क्रीम कलर या येलोइश भी दिखेगी, लाइट ग्रे से ऐश ग्रे। तो कलर किस बात पे डिपेंड करता है, एक तो मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है, यानी कि टाइम पे, मैच्योरिटी पे। दूसरा, डेप्थ ऑफ द प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि प्रोफाइल की डेप्थ कितनी है। और तीसरा, टेक्सचर ऑफ द पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, तो टेक्सचर ऑफ द सॉइल पे, डेप्थ ऑफ द प्रोफाइल पे एंड मैच्योरिटी पे, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कलर। तो अब नेचुरली ये इसकी तो मैच्योरिटी ज़्यादा हो रखी है, भांगड़ की मैच्योरिटी ज़्यादा हो रखी है, टाइम इसको ज़्यादा हो रखा है, तो इन सारे बेसिस पर अगर हम देखें तो ये डार्क कलर का होता है। आई बात समझ में, क्लियर। अब हिमालय से मिट्टी बह करके आ रही है, और अब सब जानते हैं हिमालय कैसे बने हैं, एक समय के टेथस सी में। हिमालय कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और उसमें भी लाइम का कंटेंट प्रीडोमिनेंट है, इसकी वजह से वहाँ से बह करके आ रहे हैं। तो आपके साथ जो नदियाँ बह के आ रही थी उसमें नेचुरली कैल्शियम कंटेंट मिक्स रहेगा, यानी कि लाइम मिक्स रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ऑलवेज मिक्स रहेगा। और जब ये आ जाएगा और भांगड़ पुरानी मिट्टी है, फ्लूइड का बेनिफिट नहीं मिल रहा, पानी घोल नहीं पा रहा उसको, इसकी वजह से लाइम की कैपेसिटी क्या है, टेंडेंसी क्या रहती है, इसका कॉन्क्रेशन होना शुरू हो जाता है, एक्यूमुलेशन, एक्रेशन। तो इसको हम कहते हैं कैल्शियम कॉन्क्रेशन, कैल्शियम कॉन्क्रेशन या कार्बोनेशियस। तो कैल्शियम कॉन्क्रेशन को हम क्या कहते हैं, कंकड़। तो यानी कि अगर आप भांगड़ की भूमि देखेंगे तो उसकी अपर लेयर सॉइल जो है वो तो सॉफ्ट रहेगी, लेकिन थोड़ा सा अंदर जाएंगे, सॉइल की अंदर तह में जाएंगे तो कैल्शियम कॉन्क्रेशन यानी कि कंकड़ मिल जाएंगे आपको, इस वजह से फिर खेती मुश्किल हो जाती है उसमें। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि रूट्स की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे वो कंकड़, पहली बात। दूसरी बात, कैल्शियम कॉन्क्रेशन है तो ये वाटर को परकोलेट अंदर नहीं ज़्यादा करने देती है, इम्परमिएबल हो जाता है। कैल्शियम जब इंटरनल लेयर्स में होता है इम्परमिएबल हो जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको एक लेवल तक डेप्थ में होना चाहिए, क्योंकि रूट्स की भी तो ग्रोथ होनी जरूरी है ना, वो नीचे ही नहीं जा पाएंगे, इसकी वजह से रूट्स भी पेनिट्रेट उस लेवल पे नहीं कर पाएंगी। आई बात समझ में, ये इनहिबिट करते हैं ग्रोथ को। तो खादर की भूमि सबसे फर्टाइल भूमि मानी गई है, हर साल नया एलुवियम ला करके देती है। ओके, इस बेसिस पे आपने इसको समझा। उसके बाद अगर आप बात करें, सपोज कीजिए ये आपके सामने हिमालयन माउंटेन है,
हिमालयन माउंटेन से ये हम सपोज करें कि ये नदी आ रही है आपके सामने। ये जो नदी आ रही है ये नेचुरली अपना डिपॉजिट, जितना भी ये प्लेन एरिया है, नदी अपना मटेरियल अब यहाँ पे डिपॉजिट करना शुरू करेगी। और ये नदी ने जितना मटेरियल डिपॉजिट किया ये एक तरह का फ़ैन बन गया। यहाँ से भी नदी आई, फिर मटेरियल डिपॉजिट किया अपना सारा, ये एक तरह का एलुवियल फ़ैन बन गया। तो ये सारे एलुवियल फ़ैन ऐसे बन जाते हैं। सारे हिमालय का जो फुटहिल एरियाज़ है जहाँ पे नदियाँ ज़मीन से आके मिलती हैं, वहाँ पे ड्यू टू द लो ग्रेडियंट, ड्यू टू द रिडक्शन इन द स्लोप, जो रिवर है उसको अपना लोड जो है वहाँ पे डिस्पर्स करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी बड़े लेवल पर सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाता है। लेकिन अभी टाइम नहीं हुआ था, मैच्योरिटी तो हुई नहीं, मटेरियल का ब्रेकडाउन का टाइम तो मिला, वो तो कोस्ट तक जाके मिलेगा। तो इसकी वजह से मटेरियल मोस्टली पेबली है, पेबली। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी पेबली सॉइल, पेबली सॉइल। तो दैट पेबली सॉइल इज कॉल्ड द भाबर, इसको आप भाबर कहते हैं। और इसकी परमेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इट इज़ हाईली परमेएबल, परमेबिलिटी बहुत है, जिसकी वजह से नदियाँ यहाँ पे लुप्त हो जाती हैं, नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही इस पेबली सॉइल के रीजन से आगे जाएंगे, टाइम मिल गया है, डिस्टेंस भी कवर हो गया, मटेरियल ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो आगे लेयर मिल जाएगी सिल्टी। अगली लेयर जो मिल जाएगी वो सिल्टी मिल जाएगी। तो सिल्टी लेयर में आने के बाद पानी ठहरना शुरू हो जाएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी ना। जैसे जैसे मटेरियल कोर्स से फाइन की तरफ आता है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पोरस हो जाता है ना, तो यहाँ पर वाटर रिटेन हो जाएगा। अब यहाँ पर वाटर रिटेन हो जाएगा तो इट इज़ तराई, इट इज़ तराई बेल्ट। ऑलमोस्ट 56,600 स्क्वायर किलोमीटर कवर करती है एरिया ऑन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, तराई तरबेट एरिया। तो यहाँ पे डैम्प स्वैम्प एटमॉस्फेयर है, इसकी वजह से लो ऑक्सीजन कंटेंट होने की वजह से ऑर्गेनिक ग्रोथ काफ़ी होगी, ट्रीज़ भी ग्रो यहाँ पर करेंगे, वाटर अवेलेबिलिटी भी है। इसकी वजह से काफ़ी लेवल पर लिटर एंड डेट्रिटस मिलेगा, और वो डिकम्पोजिशन भी होगा क्योंकि तर माहौल है, पानी एबंडेंस में है। फिर हिमालय का फुट हिल्स है तो साउथ वेस्ट मानसून वर्षा भी अच्छी खासी करा देते हैं। इन सारे कारणों से यहाँ पर आपको ह्यूमस का कंटेंट स्ट्रॉन्ग मिलता है, तराई में ह्यूमस का कंटेंट स्ट्रॉन्ग मिल जाता है। और यही सिचुएशन फिजिबल होने की वजह से यहाँ पर आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस भी फास्ट रहते हैं, तो नाइट्रोजन भी है। तो अगर आप एलुवियल सॉइल की बात करें तो येस इट इज़ नाइट्रोजन रिच, बट इट इज़ नाइट्रोजन रिच इन द तराई रीजन, नॉट इन द ओवरऑल एरिया। It is nitrogen and humus rich in the tarai region, not in the other part of the soil. Otherwise, it is generally low nitrogen soil. Okay? ये कंसेप्ट सारा क्लियर हुआ? तो हमने पेबली भी पढ़ ली और तराई भी पढ़ ली, हमने भाबर भी पढ़ ली, हमने तराई भी पढ़ ली, हमने खादर भी पढ़ ली, हमने भांगर भी पढ़ लिया, हमने डिस्कस कर लिया। सर बेट और खादर सेम है? हाँ, बेट कह देते हैं ना, लोकल पंजाब में से बेट की मिट्टी कह देते हैं। अब भाई इट इज़ सो फर्टाइल सॉइल, इसके बारे में इतनी फर्टाइल, देखिए नाइट्रोजन की कमी थी, फॉस्फोरस की कमी थी, ह्यूमस की कमी थी, दैट्स फिर हम कह रहे हैं इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। ऐसा क्यों है ना? पानी पी ले, फर्टिलिटी क्यों है इतनी? हमने कहा नाइट्रोजन जनरली लो है, फॉस्फोरस भी कम है, ह्यूमस भी कम है, बट स्टिल इट इज़ वेरी फर्टाइल। तो इसमें पोटैश तो है, नाइट्रोजन जनरली लो है पर इतना लो नहीं है कि वो सपोर्ट ही ना कर पाए क्रॉप्स को। अब इसमें होता क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी खासियत क्या है, इट इज़ ए सॉफ्ट, ये सॉफ्ट है। कोई भी प्लांट अगर आप लगा रहे हैं, उस प्लांट की रूट की टेंडेंसी क्या रहती है कि अपने सराउंडिंग विसिनिटी से न्यूट्रिशन डिराइव करना, और न्यूट्रिशन डिराइव करने के लिए उसे अपनी रूट डेवलपमेंट करनी पड़ती है। रूट डेवलपमेंट के लिए रूट पेनिट्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, और उसके लिए सॉफ्ट सॉइल का होना बहुत ज़रूरी है, नरम मिट्टी का होना ज़रूरी है। इस वजह से रूट डेवलपमेंट यहाँ पर अच्छी होती है, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी मिट्टी अगर वो सॉफ्ट टेंडेंसी रखती है और उसमें पार्टिकल्स की ग्रेडेशन प्रॉपर हो रखी है, तो वहाँ पर ड्रेनेज पैटर्न अच्छा क्रिएट होता है, वेल ड्रेनेज पैटर्न। तो ये वेल ड्रेन्ड सॉइल होती है। एलुवियल सॉइल कौन सी सॉइल होती है? वेल ड्रेन्ड सॉइल। आप इरिगेशन से पानी लगाइए, देखिए एक तरफ से लगाइए, पानी आगे 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 जाता जाएगा आराम से। इट इज़ अ वेल ड्रेन्ड सॉइल, और वेल ड्रेन्ड सॉइल होने की वजह से एक जो रूट्स हैं उनको अच्छी मात्रा में पानी मिल जाता है, और उसी पानी में घुल करके न्यूट्रिशन मिलते हैं। तो न्यूट्रिशन की फिर एक जगह से दूसरी जगह पे मोबिलिटी बनी रहती है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिशन इज़ वेरी इजी विद द हेल्प ऑफ द वेल ड्रेन्ड वाटर पैटर्न एंड द सॉफ्ट मटेरियल ऑफ द पार्टिकल। इस वजह से ये फर्टाइल मानी जाती है, ये इसकी खासियत है। हार्ड रॉक्स या हार्ड सॉइल रहेगी तो रूट पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगा, रूट ग्रोथ नहीं होगी तो प्लांट का ग्रोथ उस लेवल पे नहीं होगा।
ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अभी ये एमेच्योर है, अभी बन रही है, प्रोफाइल उतना थिक नहीं है, प्रोफाइल अभी भी वीक है, बनती चली जा रही, लेकिन ड्यू टू द सिल्ट एंड द क्ले एस्पेक्ट, ड्यू टू द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ड्यू टू द पोटैश कंटेंट, ड्यू टू द नाइट्रोजन लेवल एंड वेल इरिगेशन नेटवर्क, ग्रोथ अच्छी खासी कर देती है, तो डेवलप्ड है। फिर वेस्टर्न रीजन में अगर आप आ जाएँ तो 1000 मीटर का सैंड बेड जो है, जो सैंड है, तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो सॉइल की जो थिकनेस रहती है, थिकनेस किधर को ज़्यादा है, अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो वेस्ट में थिकनेस आपको ज़्यादा मिल रही है। 1000 मीटर का जो सॉइल का जो थिकनेस बेड है, और सॉइल क्या है, कोर्स है, सैंडी है, तो परमिएबल है, तो वाटर परमिएट करके अंदर एक्विफर्स बनाया हुआ है, एक्विफर्स जलाशय, तो एलुवियल सॉइल के वेस्टर्न मार्जिन्स में आपको एक्विफर्स मिल जाते हैं। इसलिए आप देखिए कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इन रीजन में ट्यूबवेल्स, वेल इतने बड़े लेवल पर हैं, तो आप बड़े अच्छे लेवल पे एलुवियल सॉइल की इरिगेशन वेल से, ट्यूबवेल से, कनाल से कर सकते हैं। ये बहुत ईजिली इरिगेटेड सॉइल है, इस वजह से भी ये बड़ी फर्टाइल है कि इरिगेशन के लिए तो पानी मिल जाता है, और दूसरा फर्टिलिटी, मतलब इरिगेशन के माध्यम से पानी पहुंच भी जाता है, ये बड़ी बात है। मिट्टी खुद ब खुद पानी को आगे पहुंचाती है, आएगा समझ में। ये सारी इसकी कंडीशन हुआ करती थी जो इसे इस बाबत मजबूत करती है, तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले तो पूरा गंगा का मैदान जितना है, गंगा का, ब्रह्मपुत्र का, इट इज़ अ वेरी फ्लैट रीजन, इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा, आप फ्लैट रीजन है तो इंडस्ट्रीज़ अच्छे से लगा सकते हैं। ये दो कारण है मेनली, और सोने पे सुहागा हुआ कि सॉइल भी फर्टाइल मिल गई। इसके कारण से यहाँ पर बड़े लेवल पर पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन है, सबसे ज़्यादा कैरिंग कैपेसिटी इसी सॉइल की है, ऑलमोस्ट 3/4 पॉपुलेशन को कैरी करने का काम ये करेगी। इस वजह से दिस सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सॉइल, ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट रीज़न हैं जो हमने एलुवियल सॉइल के तहत डिस्कस करने का काम किया। ऑलमोस्ट हमने सारे फैक्टर्स कंसिडर कर लिए हैं। कुछ रहा तो आगे पीछे के टॉपिक्स में या तो कवर हो गया होगा या हो जाएगा, अगर एक आधा कुछ रह गया, बाकी सारा कवर्ड है, हमने बेहतर वे में सारा कर लिया। सेकेंड सॉइल जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ ब्लैक सॉइल। देखिए ब्लैक सॉइल की बात करते हैं। ब्लैक सॉइल मोस्टली ओरिजिन, पेरेंट रॉक कहाँ से आता है, ओरिजिन क्या है, तो ओरिजिन इसका जो पेरेंट रॉक है वो मैंने आपको बता दिया कि बसाल्ट है, बसाल्ट है। और बसाल्ट का ओरिजिन क्या है, लावा ओरिजिन है, इट इज़ अ लावा सॉइल। तो मोस्टली जो डेक्कन प्लेट्यू रीजन है, तो ये या तो डेक्कन ट्रैप ने कंट्रीब्यूट की है, या राजमहल की पहाड़ी में जो राजमहल ट्रैप है, तो डेक्कन ट्रैप एंड राजमहल ट्रैप के द्वारा ये कंट्रीब्यूट की गई है। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, डेक्कन ट्रैप, राजमहल ट्रैप ने इसको कंट्रीब्यूट किया। तो आपने नोटिस किया कि मोस्टली ब्लैक सॉइल बसाल्ट रॉक से आई है, लेकिन आपको तमिलनाडु में भी ब्लैक सॉइल मिलती है। और तमिलनाडु में जो ब्लैक सॉइल मिल रही है, इसे कंट्रीब्यूट करने का काम किया है वहाँ पर अवेलेबल ग्रेनाइट एंड शिस्ट रॉक्स ने, क्योंकि आप ये जानते हैं कि वहाँ पर आर्कियन, कडप्पा, धारवाड़, क्रिस्टलाइन, मेटामॉर्फिक रॉक्स एग्जिस्ट करती हैं। तो ग्रेनाइट एंड शिस्ट रॉक्स ने तमिलनाडु में ब्लैक सॉइल कंट्रीब्यूट की है, इसकी वजह से उसके कलर में थोड़ा डिफरेंस है, वो शैलो कलर की है। लेकिन बसाल्ट रॉक्स ने, जिसमें डेक्कन ट्रैप एंड राजमहल ट्रैप ने मेनली डेक्कन रीजन में, मालवा प्लेट्यू और काठियावाड़ एरिया में कंट्रीब्यूट की है, इसकी वजह से इसका कलर जो है वो डीप ब्लैक रहता है। आई बात समझ में? तो ये एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो ये यहाँ से बसाल्ट से आती है। इसके ओरिजिन के कई कारण बताए गए हैं डिफरेंट साइंटिस्टों के द्वारा। मोस्ट प्लॉजिबल रीज़न तो यही है। एक साइंटिस्ट का मानना ऐसा है कि ये उन रीजन्स में पाई जाती है जो ब्लैक सॉइल है, जहाँ पर जो रेनफॉल है वो 50 से 80 सेंटीमीटर होता है, रेनी डे 50 डेज़ के रहते हैं। रेनफॉल 50 से 80 सेंटीमीटर रहता है, रेनी डेज 50 डेज़ रहते हैं। मतलब ये हॉट रीजन में पाई जाती है एंड ड्राई क्लाइमेट है। हॉट रीजन में ड्राई क्लाइमेट है, मतलब रेनफॉल यहाँ पर ज़्यादा नहीं होता है। आई बात समझ में? गर्म है और रेनफॉल ज़्यादा नहीं होता। लेकिन उसके सामने दुविधा ये खड़ी है कि जो वेस्टर्न डेक्कन रीजन है, वेस्टर्न डेक्कन रीजन, यहाँ पर रेनफॉल 100 सेंटीमीटर के अराउंड हो जाता है और ज़्यादा रेनी डेज़ है। तो वो ये कहता है कि ये एक्सेप्शन है। जब तमिलनाडु के रीजन में जो ब्लैक सॉइल पाई गई तो उसका मानना ये है कि जो डेक्कन रीजन से मटेरियल इरोड हुआ है, तमिलनाडु के रीजन में डिप्रेशंस थे,
तो डिप्रेशन रीजन में वो सारा एकुमुलेट हुआ है और फिर अल्टीमेटली वो ब्लैक सॉइल वहाँ एग्जिस्टेंस में आई है। यानी कि वो ये कहना चाहता है कि जो ब्लैक सॉइल आपके सामने एग्जिस्ट कर रही है आज की डेट में, ये पेरेंट रॉक मटेरियल पे उतनी निर्भर नहीं करते हुए ये डिपेंड कर जाती है क्लाइमेट पे एंड रिलीफ फीचर पे। यानी कि ये तर्क मैं इस कंसेप्ट के बेसिस पे समझाता हूँ कि कई बार ऐसा हो जाता है कि पेरेंट रॉक से आगे बढ़ कर के क्लाइमेट का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यानी कि अगर बहुत लंबा समय तक क्लाइमेट ने असर किया है किसी पर्टिकुलर पेरेंट रॉक के ऊपर, तो ऐसा हो सकता है कि एक ही जगह पर पेरेंट रॉक सेम है लेकिन सॉइल आपको दो अलग तरह की मिल रही है, या एक ही जगह पर दो तरह के अलग पेरेंट रॉक है लेकिन सॉइल सेम मिल रही है। इससे ये क्लियर होता है कि अब पेरेंट रॉक का रोल उतना नहीं रह गया, यहाँ पे रोल हो गया है क्लाइमेट का। यानी कि क्लाइमेट ने उसको इतना कम चेंज कर दिया, मेटामॉर्फोसिस कर दिया है कि क्योंकि ये तो साइकिल है ना बेटा, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, कुछ भी करते रहो आप, तो वो इसमें साइकिल इतना प्रोलॉन्ग हो गया है कि वो अल्टीमेटली उस फॉर्म में पहुंच गई है। तो शायद अभी दूसरी सॉइल उस फॉर्म में पहुंची नहीं, कभी ना कभी पहुंच जाएगी, पेरेंट मटेरियल दोनों का सेम है। तो क्लाइमेट का टेन्योर समा क्लियर होना ज़रूरी है। और रिलीफ फीचर कैसा है, रिलीफ अगर फ्लैट है तो वही पेरेंट रॉक है और उतना ही क्लाइमेट है। रॉक का नेचर, सॉइल का नेचर अलग होगा, लेकिन रिलीफ अगर स्टीप है वही पेरेंट रॉक है, वही क्लाइमेटिक इम्पैक्ट है, लेकिन सॉइल का नेचर अलग हो जाएगा। तो रिलीफ फीचर एंड क्लाइमेटिक इम्पैक्ट, जैसे वो ये बता रहा है कि तमिलनाडु के रीजन में डिप्रेशंस क्रिएट हुए और क्लाइमेटिक इम्पैक्ट ज़्यादा है कि वो डिप्रेशंस में रेनफॉल के इम्पैक्ट की वजह से डेक्कन रीजन से सारा मटेरियल जाकर के सेटल हो गया, तो ये रिलीफ एंड क्लाइमेट की वजह से वहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल उस लेवल पर ऑब्जर्व हो रही है। वो ऐसा बताना चाहता है कि पेरेंट रॉक पे ग्रेनाइट एंड सिस्ट पे आप ध्यान ना दो। आई बात समझ में? इस बात को वो इस बात पे जस्टिफाई करता है कि जैसे ब्लैक सॉइल दो अलग अलग रॉक से बनती दिखी आपको, एक तरफ आपको बसाल्ट से, एक तरफ ग्रेनाइट एंड शिस्ट से, इसी तरह से राजस्थान की जो डेजर्ट सैंड है वो आपको ग्रेनाइट एंड क्वार्ट्जाइट दोनों से बनती दिखती है। राजस्थान में डेजर्ट ग्रेनाइट से भी बन रही है और क्वार्ट्ज से भी बन रही है। ऐसा कैसे हो गया? दो अलग तरह की पेरेंट रॉक ने सेम सॉइल को फॉर्म कर दिया। तो वो क्लाइमेट एंड रिलीफ के फीचर को जस्टिफाई करना चाह रहा है। ओके, इस सारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखना चाहें तो ये पता लगता है कि जो ब्लैक सॉइल है पानी में जमा हो करके मान लो बनी है, या ब्लैक सॉइल में पानी जमा होने की ताकत बहुत है, तो आप इसको कह देते हैं इट इज आर्गिलेशियस। ओके, मतलब 62 या 65% के अराउंड इसमें वाटर रहता है, मॉइस्चर। इसकी मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत बम्पर है, वो मैं अभी समझाऊंगा कैसे। ठीक है, पहला ये ओरिजिन हमने देख लिया। अब ज्योग्राफी देखनी जरूरी है। ज्योग्राफिकली कहाँ है? ज्योग्राफिकली बात करें तो अगर आप भारत बनाते हैं तो भारत में इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये है। ओके, तो कहाँ पाई जाती है? पहले हम जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की डिस्कशन कर ले तो ये डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है, डेक्कन प्लेट्यू। दूसरा ये मालवा प्लेट्यू में पाई जाती है। तीसरा ये काठियावाड़ में पाई जाती है, काठियावाड़ प्लेट्यू में पाई जाती है। तो डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है मतलब क्लियर है। महाराष्ट्र में तो पाई जाती है, महाराष्ट्र। ये कर्नाटक के रीजन में भी पाई जाती है, कर्नाटका। तमिलनाडु के रीजन में भी पाई जाती है, तमिलनाडु। ये पाई जाती है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश ये पाई जाती है, तेलंगाना। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इन रीजन में पाई जाती है। मालवा में पाई जाती है तो मतलब ये मध्य प्रदेश में तो पाई जाती है। काठियावाड़ प्लेट्यू में पाई जाती है मतलब ये गुजरात में पाई जाती है। और थोड़ा सा हल्का सा पैच इसका राजस्थान में भी मिलता है। इन स्टेट्स में ये पाई जाती है। ये इसका कंसंट्रेशन का पर्टिकुलर पॉइंट है। ओके, ये इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर ये मिलती है। अब अगर इस बेसिस पर हम देखें तो जोग्राफिकली ये 5.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई। ओके, और लगभग 16.6% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री कवर कर रही है। ये फिगर्स मैं वैसे डिस्कस नहीं करता हूँ, पर सॉइल के मामले में जब एक सिंगल सॉइल पूछते हैं यूपीएससी में तो ये स्पेसिफिकेशंस पूछ लेते हैं कई बार। ओके, तो 5.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर एंड 6.6% ये होल्ड करती है। आई बात समझ में? ये इसका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है।
अगर इसके कलर्स की बात करें तो कलर अलग अलग देती है ये।